नमस्कार दोस्तों। एपीएफसी और ईओ एओ एग्जाम के लिए देयर इज अ कीवर्ड इन द सिलेबस। वो कीवर्ड क्या है? जनरल मेंटल एबिलिटी। सो इस वाले कीवर्ड के लिए आज हम लोग पूरा इसको एनालाइज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले कीवर्ड के पिछले सालों में कैसे सवाल आए हैं, इस वाले कीवर्ड को कवर करने के लिए व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ सिलेबस, कौन कौन से सब टॉपिक हमें इसमें कवर करने होंगे। फाइनली अब इस सिलेबस की बाउंड्री को कवर करने के लिए क्या करें, कौन सा बुक पढ़े, कौन सा सवाल लगाएं, कितने सवाल लगाएं, 500 सवाल लगाएं, 5000 सवाल लगाएं, उसके लिए हम लोग क्या करें। सो विल डिस्कस दिस अनदर थिंग गाइज, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी लिख रहे हैं और आपको लगता है कि सीसेट इज बिकमिंग टफर, या सीसेट एग्जाम इज बिकमिंग टफर ओवर द इयर्स, सो आप लोगों के लिए भी ये सेशन है ये समझने के लिए कि सीसेट के एग्जाम में हो क्या रहा है, यूपीएससी कर क्या रहा है, सवाल कहां से बना रहा है और क्यों यूपीएससी सीसेट टफर होता जा रहा है। सो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग वन। सो शुरू करते हैं गाइस, ठीक है। सो अगर हम लोग बात करें सिलेबस की एपीएफसी के, ठीक है, सो हमारे सिलेबस में जो कीवर्ड है वो हमें क्या दिया है? जनरल मेंटल एबिलिटी और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है। अगर हम ईओ एओ की सिलेबस की बात करें तो हमें कीवर्ड दिया है जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये हमें कीवर्ड दिया है जो हम जो कि हम कवर करेंगे, ठीक है। अब गाइस मैं तुम्हें काफी ना इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। इनफैक्ट ये एक्सीडेंटल फाइंडिंग है जो हम लोगों को ओवर द ईयर्स हुई है, ठीक है। सो हम लोग ना यूपीएससी के काफी रिक्रूटमेंट एग्जाम की हम लोग तैयारी करवाते हैं और पिछले 7-8 साल से हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है। अब रिक्रूटमेंट एग्जाम में हम कौन कौन से पेपर करते हैं, जैसे कि अभी जो आपका होने वाला है एपीएफसी, ठीक है। फिर जो ईपीएफओ के दूसरा एग्जाम है ईपीएफओ का, ईओ एओ का अगेन वो होने वाला है, इससे पहले 21 में हुआ, 17 में हुआ। फिर बाकी भी कुछ रिक्रूटमेंट एग्जाम है, जैसे कि एडमिन ऑफिसर का पेपर होता है जो यूपीएससी करता है, किसके लिए? डीआरडीओ के लिए, बीआरओ के लिए, बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जीएसआई के लिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके लिए यूपीएससी एडमिन ऑफिसर का पेपर करता है, ठीक है। उसके बाद स्टोर ऑफिसर का पेपर करता है, ठीक है। और स्टोर ऑफिसर से एक मिलता जुलता पेपर होता है सीएसडी मैनेजर का, सीएसडी कैंटीन मैनेजर का जो पेपर होता है। उसके बाद बीच में जैसे ईएसआईसी डीडी का पेपर हुआ, अब डीडी एम्प्लॉयमेंट का पेपर होने वाला है, ठीक है। सो ये सारे एग्जाम हम लोग, इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 1, ये सारे एग्जाम हम लोग करते हैं, ठीक है। सो बिकॉज हम काफी सारे रिक्रूटमेंट एग्जाम हम लोग कर रहे थे, सो एक बार हम लोगों ने क्या किया कि अपने एनालिसिस को बढ़ाने के लिए, ये समझने के लिए कि यूपीएससी जिस तरह के सवाल पूछता है उसमें हम क्या और बाकी एग्जाम से हम लोग समझ सकते हैं, इस बात को समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि कुछ ऐसे एग्जाम्स का जो रिक्रूटमेंट एग्जाम नहीं थे उनको एनालिसिस करना हम लोगों ने शुरू किया, ठीक है। सो वी स्टार्टेड विद सीआईएसएफ, सीएपीएफ, ठीक है। और फिर हम लोगों ने सीडीएस भी किया। सीडीएस के ऊपर एक स्टार लगा रहा हूं, थोड़ी देर में समझाऊंगा कि स्टार क्यों लगाया इसके पीछे, ठीक है। और फिर इसके हमने एक एक करके सारे सवाल हम लोगों ने करने कर, कर, हमने करने शुरू किए, ठीक है। सो जब हमने ये वाले एग्जाम किए ना, तो फिर हमें समझ में आया कि इन वाले एग्जाम्स के लिए जो डिफिकल्टी लेवल है और जो पैटर्न है और जो फॉर्मेट है वो ना बिल्कुल सेम है देन दीज रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। ओके, सो इट वाज समथिंग न्यू फॉर अस, और ये कुछ टाइम पहले की बात है। फिर हम लोगों ने क्या किया, हमने ना अपने एनालिसिस को हम लोगों ने आगे बढ़ाया कि यूपीएससी और कौन से एग्जाम करता है जहां न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। सो फिर हम लोग गए सी सेट के ऊपर, ठीक है। और सी सेट के हमने 2011 से लेके और 2022 तक, ये क्योंकि पिछले साल की बात है, एक एक करके हम लोगों ने सारे सवाल किए, उनको बकेट किया, टॉपिक वाइज कैटेगराइजेशन किया। इनफैक्ट ये कुल मिला के आई थिंक 470-80 के करीब सवाल थे जो सी सेट के सारे सवाल थे। सो गाइस टू अवर सरप्राइज, जो सी सेट के सवाल थे ना, उनमें भी डिफिकल्टी लेवल, पैटर्न और फॉर्मेट बिल्कुल हमें सेम मिला। ओके, सो दिस वाज न्यू फॉर अस। सो इन ऑल जो ये तीनों एग्जाम्स का टाइप, सारे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, सीआईएसएफ, सीएपीएफ और सीडीएस, एक स्टार के साथ, आई टेल यू स्टार क्या है, और सी सेट। सो इनको मिला के, कुल मिला के जितने भी सवाल आए हैं पिछले सालों में, दे आर 1968 क्वेश्चन, जो हम लोगों ने एक एक करके हम लोगों ने उसको किया, ठीक है। अब गाइज इन 1968 सवालों के लिए जो हमने एक एक किया,
हमें ना तीन बातें हम लोगों को निकल के आई। पहली बात क्या, कि इन सारे एग्जाम्स का डिफिकल्टी लेवल डी लिखता हूं, पैटर्न पी और फॉर्मेट सेम है। ओके। सेकंड थिंग, कि अब यूपीएससी जो सिलेबस लिखता है, चाहे वो हमारा सिलेबस है जनरल मेंटल एबिलिटी, या सिविल सर्विसेज के लिए जब सी सेट लिखता है, सी सेट का सिलेबस लिखता है कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th एंड वो सब कुछ कुछ लिखता है, तो यूपीएससी कभी सिलेबस की बाउंड्री नहीं बनाता है, एक हाई लेवल कीवर्ड लिख देता है। लेकिन इन सारे एग्जाम्स के लिए जो भी ऊपर लिखे हुए हैं, जो सिलेबस की बाउंड्री के अंदर टॉपिक्स थे वो भी बिल्कुल सेम है। और मैं आपको बाउंड्री दिखा देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो इसकी सिलेबस की बाउंड्री में आते हैं। एंड ये, सो दिस इज द लिस्ट ऑफ 36 टॉपिक्स, दिस अ लिस्ट ऑफ 36 टॉपिक्स जिससे इन सारे एग्जाम्स के सवाल बनते हैं। अभी मैंने सीडीएस पे एक स्टार लगाया, उस पर भी आऊंगा मैं। सो ये 36 टॉपिक्स की बाउंड्री है विच इज डिफाइंड, और इनसे ही इन सारे एग्जाम्स में सवाल आते हैं। ठीक है, ओके। अब आते हैं तीसरी बात पे। ठीक है, अब तीसरी बात क्या थी, कि जो, एंड दिस इज अवर अंडरस्टैंडिंग, ये हमारा एनालिसिस है गाइस, वी माइट बी रॉन्ग, अगेन इट्स अ गेस ओनली। ठीक है, कि जो ये जो सारे एग्जाम्स के हमने नाम लिखे हैं, इनकी जो यूपीएससी में इन एग्जाम्स के सवाल बनाने वाली टीम है वो भी सेम है। सो सेम ही आदमी है या सेम ही टीम है जो इन सारे एग्जाम्स के सवाल बनाती है। ठीक है, सो तीन फाइंडिंग हमारी थी। नंबर वन, इन सारे एग्जाम का डिफिकल्टी पैटर्न फॉर्मेट सेम है। नंबर टू, कि इन सारे एग्जाम की बाउंड्री ऑफ सिलेबस भी सेम है। नंबर थ्री, कि इन सारे एग्जाम्स की जो बनाने वाले लोग हैं यूपीएससी में वो भी सेम है। अब ये तीनों बातों का जो हमारा लॉजिक है उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए मैं आपको ना कुछ सवाल दिखाता हूं। ठीक है, अब जैसे हम लोग ये वाला सवाल देखते हैं। ठीक है, लेट्स लुक एट दिस वन। ठीक है, अब ये सवाल था एक। ठीक है, अब ये वाला सवाल है कोई कि अब ये सेम सवाल पहले एएलसी में 15 में आया, फिर वही सवाल सी सेट में 19 में आया, फिर वही सवाल सीडीएस में 2020 में आया। इनफैक्ट इस वाले सवाल में जब 19 से 20 गए तो जो सवाल में नाम था एना वाज बोर्न 4 ईयर, एना को सुनीता या मीता करने की कोशिश भी नहीं की गई, सेम ही सवाल को चिपका दिया गया। अगेन गाइज प्लीज इसको मिसअंडरस्टैंड मत करना, आइडिया ये नहीं है कि सवाल रिपीट होता है, एक आधा गलती से हो जाता है, दैट इज ओके, आइडिया समथिंग एल्स, वी आर गोइंग समवेयर एल्स। पर कैसे ये सवाल बार बार, एक ही सवाल बार बार रिपीट होता है, मतलब सिमिलर सवाल, नॉट सेम, सिमिलर सवाल रिपीट होता है। अब हम ये सवाल देखते हैं। 2021 में फर्स्ट 6 लेटर्स आर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर, फर्स्ट 4 लेटर्स आर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर। अब इस दोनों की तुम अगर लैंग्वेज देखोगे, ठीक है, उसके बाद विच लेटर इज फोर्थ टू राइट ऑफ 13th, विच लेटर इज फोर्थ टू राइट ऑफ 13th। ये दोनों सवाल 2021 में ही आए, सी सेट में आया और ईपीएफओ ईओए में आया। सी सेट में कब आया ये, सी सेट जब भी होता है मई जून के आसपास, और ईओए कब हुआ, सितंबर 2021 को। सो लुक कैसे बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन एक साल में दो डिफरेंट एग्जाम में आता है, एक सी सेट एक ईपीएफओ ईओए। एक दो साल और भी देखते हैं। सीडीएस 22, सी सेट 22। हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन एक्स वीक्स एंड एक्स डेज, ये वाला देखिए, हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन एक्स वीक्स एक्स डेज एंड सो ऑन। अगेन एक ही साल में ये वाला सवाल है। ठीक है, और देख लेते हैं। एडमिन ऑफिसर बीआरओ 2019, सीडीएस 2019 में सवाल, 3 cars ABC started from same point at 8, 9, 10, 3 cars ABC started from same point at 5, 6, 7, उनका स्पीड 40, 60 एंड एक्स, यहाँ स्पीड 60, 80 एंड एक्स। सो गाइस लुक एट द सिमिलरिटी बिटवीन, एक ही साल में 2019 में सवाल आया है, दोनों में सवाल आया है। ठीक है, और भी आप देख सकते हो, ये वाला सवाल है कि सीडीएस में 17 में आया, फिर सी सेट में 18 में आया कि स्टूडेंट हैज सिक्योर्ड 40% मार्क्स टू पास एन एग्जामिनेशन, इसके बाद 40 स्टूडेंट टू पास एन एग्जामिनेशन एंड सो ऑन, आप इसको भी देख सकते हो। ठीक है, अब ये बहुत सारे सवाल है, मतलब हमने तो काफी डिटेल एनालिसिस किया हुआ है। एएलसी 15 में, फिर सी सेट 19 में, इसमें था कि 3189 डिजिट, इसमें था 3089 डिजिट। सो अब मैं बजाय कि एक एक सवाल आपको दिखाऊं, मैं इसको जल्दी जल्दी आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, कि कैसे सवाल इसका रिपीट होता है और कैसे हमें ये तीन फाइंडिंग लगती हैं कि इन सारे एग्जाम्स के लिए सिलेबस का बाउंड्री सेम है,
इन सारे एग्जाम्स के लिए टीम सेम है, और इन सारे एग्जाम्स का डिफिकल्टी लेवल, पैटर्न या वो भी इन तीनों का सेम है। ठीक है, अब गाइज आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस डिस्कस नाउ कि अब हमने ये एग्री कर लिया, तो अब हम ईओ एओ या एपीएफसी या फिर सी सेट, इस एग्जाम का हम लोग तैयारी क्या कैसे करें, हम उसके लिए क्या करें। सो गाइज, तीन बातें हैं जो मुझे आप लोगों को बतानी है। ठीक है, नंबर वन, फर्स्ट थिंग, सबसे पहली बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दैट आप लोग क्या करना है कि ये जो सवाल बनते हैं ना, जितने भी ये इन सारे एग्जाम्स के सवाल जो बनते हैं, ठीक है, ये 2000 सवाल बनते हैं। सो आपको ये 2000 सवाल एक एक करके आपको अच्छे से करना है। इसके अलावा आपको कोई बैंकिंग, एसएससी, एमबीए वाला किताब, कैट का किताब, आरएस अग्रवाल, जो भी आप पढ़ते हो उसमें से आपको कुछ भी नहीं छूना है। ये 2000 सवाल ही करने हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि ये 2000 सवाल कहां कहां से आए हैं। यूपीएससी के आरटी एग्जाम्स, सीआईएसएफ, सीएपीएफ, सीडीएस, सी सेट। सीडीएस पे एक स्टार लगाया था, उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं सीडीएस पे स्टार क्यों लगाया था। कि सीडीएस का जो सिलेबस है ना, उसमें कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी हैं सीडीएस में। जैसे कि सीडीएस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, जो कि बाकी किसी भी आदमी को नहीं करना है। जैसे कि सीडीएस में ट्रिग्नोमेट्री है, वो भी आपको नहीं करना है। सो सीडीएस के सिलेबस में कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जो ये 2000 सवालों का मैंने लिस्ट का नाम बताया है, ये उन सवालों को एक्सक्लूड करके है। हमने अपना पूरा कोर्स, क्योंकि इन 2000 सवालों के आसपास हम लोगों ने बनाया है, उसी के हिसाब से हम लोग अपनी क्लासेस करते हैं। ठीक है, अगर टोटल सवाल मिलाओगे तो 2627 हो जाएंगे। सीडीएस के जो इररेलेवेंट सवाल है उनको हटाने के बाद ही 2000 सवाल बचेंगे। इररेलेवेंट कौन से हैं? जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, लोगरिथम, ये सब आपको नहीं करना है बाकी किसी भी एग्जाम के लिए। लेकिन अगर कोई ऐसा कीवर्ड है जो सीडीएस में भी है और बाकी जगह भी है, देन इट इज रेलेवेंट टू यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की, उसका सवाल सीडीएस में भी है, आप वाले में भी है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सीडीएस का डिफिकल्टी लेवल हायर है तो मैं उसका सवाल नहीं करूंगा। नहीं, अगर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक दोनों में है या बाकी और सीडीएस में है, तो आपको वो टॉपिक करना है, क्योंकि दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू, और उसी तरह के बाकी एग्जाम्स में सवाल आते हैं। सो सारे सवाल अदर देन फ्यू टॉपिक्स, सारे सवाल इक्वली रेलेवेंट हैं। कौन से टॉपिक है उसकी मैंने लिस्ट अभी आपको दिखा दी है। 36 टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं। वंस अगेन गाइस, आई रिपीट कि सीडीएस के लिए भी आपको सारी मेहनत कर, सॉरी, सी सेट के लिए भी आपको यही काम करना है। जो लोग परेशान है कि सी सेट में फेल हो जा रहे हैं, सी सेट टफर हो गया है, बस ये 3 स्टेप फॉलो करो, आप सी सेट में फेल नहीं होगे। और हम जो क्लास से पढ़ाते हैं उनमें भी हम ये यही करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं 3 स्टेप्स में। सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप क्या गाइज? अब ये 2000 सवाल हैं, ठीक है। सो आप लोग मोस्ट ऑफली क्या करोगे, आप 2000 सवाल उठाओगे, एक एक करके आप इसका सोल्यूशन निकाल लोगे और उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करोगे। गाइज, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको इन 2000 सवालों को ना कॉन्सेप्चुअली समझना है, इसका आपको पी जाना है, क्योंकि सवाल रिपीट नहीं होने वाला है। द कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू रिपीट वंस अगेन, द क्वेश्चन इज नॉट गोइंग टू रिपीट। हार्डली को एक दो हो सकता है, बट दैट इज नॉट गुड एनफ टू पास द एग्जाम। कॉन्सेप्ट, द क्वेश्चन विल नॉट रिपीट, द कॉन्सेप्ट विल रिपीट। आपको ना कॉन्सेप्चुअली समझना है। अब कॉन्सेप्चुअली समझने का मतलब क्या है, या सिर्फ ज्ञान की बात है जो मैं बोल के चला जाऊंगा? कॉन्सेप्चुअली समझने का मतलब है कि बजाय कि आप सवालों में, हर सवाल में एक फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश करो, आपको ना उसको समझना है कि उसमें हो क्या रहा है। और मैं आपको बताता हूं कि क्यों फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच यूपीएससी के एग्जाम्स में काम नहीं करती। चाहे वो सी सेट है, चाहे आरटी है, चाहे कोई भी है, सबकी अप्रोच सेम है। आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सवाल है, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस ही ले लेते हैं, कि एक कार है जो दिल्ली से चली, एक कार है जो बॉम्बे से चली, ठीक है। दिल्ली वाली कार की स्पीड है एक्स, बॉम्बे वाली कार की स्पीड है वाई, और जो दिल्ली बॉम्बे का डिस्टेंस है दोनों का, वो है डी। अब हमें अगर निकालना है कि ये दोनों कार हैं जो, वो किस टाइम बाद मिलेंगी। अब हर बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है, डी ओवर एक्स प्लस वाई, अगर निकाल दोगे तो ये हमें इसका टाइम दे देगा। सो गाइस, हम लोग क्या करते, कैसे पढ़ाई करते हैं हम लोग, हम सब लोग
कि इस वाली चीज के लिए ये फॉर्मूला हम लगाने की कोशिश करते हैं, या इस वाली चीज के लिए फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी अपने सवाल में हर साल हल्का हल्का वेरिएशन करता रहता है, और जैसे ही सवाल में हल्का सा भी वेरिएशन होता है, हमारा फॉर्मूला फेल, नहीं काम करता। फॉर एग्जाम्पल, अब यूपीएससी ने सवाल दिया है एक डेढ़ साल पहले जो था एक पेपर, उसमें क्या किया था कि जो बॉम्बे से जो कार चली उसकी स्पीड पहले 1 घंटे में वाई थी, फिर 1 घंटे बाद उसका स्पीड हो गया y+10, फिर 1 घंटे बाद उसका स्पीड हो गया y+20। अब निकालो कितनी देर बाद मिलेंगी, फॉर्मूला फेल। या फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस का दूसरा एग्जांपल देके मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे फॉर्मूला फेल होता रहता है। ठीक है, कि अगर मुझे अगर मैं बात करता हूं कि मैं गया दिल्ली से मैं आगरा गया, ठीक है, मैं दिल्ली से आगरा गया और फिर मैं आगरा से वापस दिल्ली आया, दिल्ली से आगरा मैं गया एक्स की स्पीड से और वापस आया मैं वाई की स्पीड से, मुझे निकालने क्या कि एवरेज स्पीड कितना है। अब हर एक किताब में ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि इसका जो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है 2xy/x+y, हर एक किताब में ये दिया होता है। ठीक है, अब गाइस सवाल में यूपीएससी वाला क्या करेगा, कुछ वेरिएशन कर देगा। जैसे कि अगर यूपीएससी वाला सिर्फ इतना कर दे कि जो गया था ना वो दिल्ली से, वो एक्स की स्पीड से गया, वो आगरा की स्पीड से जो वापस आ वाई की स्पीड से आया, पर आगरा से दिल्ली लेते उसने एक डिफरेंट रूट लिया विच वाज लॉन्गर देन द ओरिजिनल रूट, अगेन हमारा फॉर्मूला फेल। या फिर वो ऐसा कुछ बोल दे कि बीच में कुछ गैप था, कोई बीच में रुका था, किसी ने ब्रेक लिया था, कुछ भी ऐसा वेरिएशन कर दे, फेल फेल फेल, हमारा फॉर्मूला धरा का धरा रह जाएगा। सो गाइस कम बैक, मैं वापिस आता हूं अपनी बात पे कि इन सारे सवालों का ना कॉन्सेप्चुअली समझना है, न कि हर सवाल के साथ फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश करना है। हमारा इस कोर्स को जो हमारी आपको सलाह वो ये नहीं है कि आप 5,000 सवाल करो। हमारा हमारा आइडिया ये है कि आप, लेट मी गिव अनदर एग्जांपल, हमारा आइडिया ये नहीं कि आप किसी टॉपिक के लिए 100 क्वेश्चन करो। हमारा आइडिया है कि सिर्फ आप 10 सवाल करो, उन 10 सवालों में कुछ ऐसी बात सीख लो जो कि पूरे 100 टॉपिक्स पे इक्वली अप्लीकेबल होती है। अच्छा, एक, अब ये बिना फॉर्मूला के कैसे याद करना है, इस चीज को समझने के लिए एक काम और भी कर सकते हो। सो लेट मी सजेस्ट यू दैट, ठीक है, कि आप चले जाओ ऑन द वेबसाइट ऑफ, मतलब आप अपने ईपीएफओ के कोर्स पे जा सकते हो वैसे तो, ठीक है। सो गो टू कोर्स ऑफ ईपीएफओ, ठीक है, और जब आप ईपीएफओ के या एपीएफसी के या ईओए के कोर्स पे जाओगे, वहां ना काफी सारे रिकॉर्डेड क्लासेस पड़ी हुई हैं, उसमें एक न्यूमेरिकल एबिलिटी की क्लास भी होगी। आप वो क्लास चला के देख लीजिए खुद से आधा 1 घंटा, कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, कि कॉन्सेप्चुअली कैसे चीजों को समझना है, न कि फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करनी है। सो गाइस वंस अगेन आई रिपीट कि 100 सवाल नहीं करने एक टॉपिक के, सिर्फ 10 सवाल करने हैं, और 10 सवालों में कुछ ऐसा सीखने की कोशिश करना है कि जो 100 के 100 सवालों पे अप्लीकेबल हो। दिस इज द सेकंड पॉइंट। नाउ थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, कि हम जब भी कोई न्यूमेरिकल एबिलिटी का कोई भी क्लास या कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, और ये हम भी पूछते हैं और हमसे कोचिंग वाले मास्टर जी भी बताने की कोशिश करते हैं कि मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगा, या मैं तुम्हें कोई टिप्स बताऊंगा, या मैं तुम्हें कोई स्मार्ट मेथड्स बताऊंगा, या मैं तुम्हें कोई वैदिक मैथ्स बताऊंगा कि तुम 45 × 45 ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये सब कुछ कुछ तुम मैं तो बताऊंगा। सो गाइस इन सब चीजों की तुम्हें जरूरत नहीं है, और न ही तुम इतने कम टाइम में इनको सीख पाओगे। अगर सीख भी पाए, इसको तुम एग्जाम डे वाले दिन मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि वैदिक मैथ से हम इसको ऐसे कर सकते हैं 55 × 55, वैदिक मैथ्स बोलता है 5 × 5 25, 5 × 6 30, और आप ऐसे वैदिक मैथ से सीख लो। पहली बात तो ये सब आप नहीं सीख पाओगे अभी, क्यों? क्योंकि आप छोटी क्लास से ही आप ऐसे मल्टीप्लाई करते आए हो। कैसे? 55 × 55, यहाँ 5 5, और 5 5 7, और 5, और आप ऐसे करते आए हो मल्टीप्लाई। तो सडनली अभी आप अपना मेथड चेंज नहीं कर पाओगे। हाइपोथेटिकली अगर आप पूरा जोर लगा के आप कर भी लेते हो, जो एग्जाम का स्ट्रेस वाला माहौल है ना, उसमें वैसे ही भूल जाओगे, अरे मुझे वैदिक मैथ से गुना करना है, आप वैसे अल्टीमेटली इसको करोगे। एनीवे जो ट्रिप्स और ट्रिक्स ये सब है ना, दीज आर हाईली ओवररेटेड, कि मैं तुम्हें कोई ऐसा भोकाल मेथड बता दूंगा ये सब होगा, ये गाइस काम नहीं करता है। कॉन्सेप्चुअली एक बार समझ लो। अनदर थिंग गाइस, जो तुम लोगों का एग्जाम है, जो तुम लोगों का एग्जाम है,
या वो सी सेट वाले लोग हैं, या बाकी जो भी एग्जाम का मैंने नाम लिखे हैं इसमें, कौन से यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम कोई भी, या फिर इंक्लूडिंग सीआईएस सब सीएपीएफ की जो बात हम लोगों ने की है, ठीक है। तो इन सारे एग्जाम में जो टाइम मैनेजमेंट है ना, टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट क्या है कि जो मैं ये वाली बात बोलता हूं कि मुझे ट्रिक्स, फास्टर मेथड, टिप्स, ये क्यों क्यों ये बात बोलता हूं? क्योंकि मुझे ये जानने की इच्छा है कि मैं कैसे जल्दी जल्दी कर दूं, कहीं मेरा पेपर नहीं छूट जाए। लेकिन गाइस, जो सी सेट वाले लोग हैं, उनका तो वैसे क्वालिफाइंग है, उन्हें टॉप थोड़ा करना है, वन थर्ड उनको मार्क्स लेना है। तो टाइम मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस भाई तुम लोगों के लिए कम हो गया है। जो ईपीएफओ के ईओ एओ वाले लोग हैं, या जो एपीएफसी वाले लोग हैं, या बाकी आरटी के एग्जाम के जो लोग हैं, तुम्हारे 120 सवाल होते हैं, उसे मैथ के 10 से 15 सवाल आते हैं। बाकी सारा पेपर थ्योरेटिकल होता है, मतलब बाकी सारा पेपर आप ऑन एन एवरेज 30 सेकंड में आप हर एक सवाल कर सकते हो। अगर 30 सेकंड में आप हर एक सवाल या तो आता है या नहीं आता, क्योंकि पूरा पेपर थ्योरेटिकल है। अगर 30 सेकंड में आप, और 105 सवाल अगर टोटल बचे मेरे 120 में से जो मैथ्स के नहीं है, उन 105 सवाल करने के लिए मान लो आपने 55 मिनट ले भी लिए, टोटल टाइम 120 मिनट है, तो आपके पास मैथ्स के 15-20 सवाल करने के लिए ही एनीवे आपके पास कम से कम 1 घंटा है। इफ यू वांट टू यूज दैट, यू कैन राइट। क्योंकि बाकी पे सारा पेपर थ्योरेटिकल है, आता तो आता, नहीं आता नहीं आता है। अब लेबर एक्ट है, मार्केटिंग का अगर कॉन्सेप्ट है, या फिर इकोनॉमी है, उसमें क्या सोचोगे तुम लोग? क्या आता तो आता, नहीं आता तो नहीं आता, राइट। 30 सेकंड से ऊपर तुम्हें नहीं लगेगा, अनलेस यू आर वेस्टिंग योर टाइम की डिसप्रोपोर्शनेटली सवाल पे हम बैठ गए हैं, इन सम साइकोलॉजिकल हैंगओवर की मैंने तो इंडियन इकोनॉमी पढ़ा हुआ है, तो मैं गलत कर ही नहीं सकता विदाउट रियलाइजिंग कि एग्जाम में एक डिफिकल्ट सवाल भी बन सकता है किसी भी टॉपिक का। देन इट्स अदर अदर स्टोरी। अदरवाइज आपको मैथ्स के 10-15 सवाल करने के लिए आप 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा भी निकाल सकते हो। सो कहने का मतलब क्या है कि टाइम मैनेजमेंट की आपको तो वैसे ही नीड है, वैसे ही नीड नहीं है टाइम मैनेजमेंट की। तो अगर आप एग्जाम में फेल होते हो, आप इसलिए नहीं होगे कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। अगर आप फेल हो गए सिर्फ इसलिए हो गए कि आपको आता नहीं था। सो फोकस इज व्हाट, कि विदाउट वरिंग अबाउट टिप्स, ट्रिक्स, स्मार्ट मेथड्स और ये सब चीजें वरी करे बिना अभी सीख लो। अभी बस समझ लो कि करना कैसे है। टाइम तो वैसे अपने आप बढ़ जाएगा। एक बार सीख लोगे, शायद पहली बार उस सवालों करने में 6 मिनट लगेंगे, थोड़ी देर में अपने आप ही 2 मिनट कम हो जाएगा धीरे धीरे। दैट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ वरी, दैट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ वरी। एंड ऑफ कोर्स ऐसे कुछ सवाल तो होंगे ही कि जो बने इसलिए कि टाइम वेस्ट करना, उन पे अटकना नहीं है, वो भी तुम सवाल करके सीखोगे कि किस तरह का सवाल हमें छोड़ देना है। So guys, once again, don't worry about these things. Just focus on learning. Just focus on the conceptual learning. और इसी के बेस पे हम लोगों ने, अच्छा, हमारा दूसरा इनिशिएटिव है जिसका नाम है मैथ्स पेरिटस। सो मैथ्स पेरिटस हम लोग सी सेट का कोचिंग देते हैं, और इस तरह हम सी सेट के लिए हम लोग पढ़ाते हैं कि जैसे हम लोगों ने आप लोगों को अभी मतलब समझाया, कॉन्सेप्चुअली समझा के, ना कि कुछ आपको स्मार्ट या कुछ दिव्य ज्ञान हम आपको देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो समझा के हम आपको एक एक करके पूरा सिलेबस करवाते हैं, उसका नाम है मैथ्स पेरिटस। स्पेशली जो लोग सी सेट की तैयारी कर रहे हैं, दे शुड डेफिनेटली चेक आउट कि मैथ्स पेरिटस पर, मैथ्स पेरिटस लिख देता हूं, MATHS, मैथ्स पेरिटस पे हम लोग कैसे आपका सी सेट वाला काम आसान कर रहे हैं। बाकी लोग भी जाके देख लीजिए, वहां कुछ डेमो क्लास वगैरह पढ़े हैं, वो सब भी आप देख सकते हैं। सो गाइस, कमिंग बैक, तो अब अब गाइज आई विल सम अप। सो बिफोर दैट, ठीक है, जो यूपीएससी का जो सिलेबस है इन इन सारे एग्जाम्स का, ठीक है, कि जैसे हमने अभी लिखा कि जनरल मेंटल एबिलिटी, या कुछ एग्जाम में इसी कीवर्ड को यूपीएससी लिखता है, जैसे एडमिन ऑफिसर में लिखता है जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है, या एएलसी में इसको लिखता है अगेन जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है, या फिर मैनेजर सीएसडी में कैसे लिखता है इसको, मैनेजर सीएसडी में लिखता है कहाँ गया गाइज मैनेजर सीएसडी वाला, यस, जनरल मेंटल एबिलिटी। और उसके बाद अगर हम देखते हैं स्टोर ऑफिसर में कैसे लिखता है, जनरल मेंटल एबिलिटी इन डेटा एनालिसिस एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। सो इन सारे एग्जाम्स में ना, आरटी एग्जाम्स में, यूपीएससी ने सिलेबस में कीवर्ड थोड़ा अलग अलग लिख देता है। कहीं जनरल मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग है, कहीं क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग है, कहीं जनरल मेंटल एबिलिटी है, कहीं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी है। पर इसमें कोई भी फर्क नहीं है, इन सब का एक ही मतलब है कि जो कि हमने एक बाउंड्री बनाया है, जो कि हमने अभी सिलेबस किया है। सो गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। अगर इन 3 बातों का जो कि हमने अभी बताई है यहाँ पे,
आप लोग ध्यान रखते हो, सो दिस इज गुड फॉर यू फॉर एपीएफसी एग्जाम, फॉर ईओए एग्जाम, या आप कोई भी यूपीएससी का रिक्रूटमेंट एग्जाम दे रहे हैं, या फिर अगर आप सी सेट का तैयारी कर रहे हैं, जस्ट फॉलो दिस प्लान एंड दिस इज बेस्ट विच यू कैन डू. लेट मी टेक यू थ्रू हाउ यू गाइज will cover the entire syllabus with human peritus over next 4 months. So this is the syllabus for APFC exam and this is the syllabus for EO/AO exam. अब this syllabus has approximately 15 keywords in it. अब हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो 15 कीवर्ड हैं, इनके अराउंड हमने एक पूरा डिटेल्ड बाउंड्री ऑफ सिलेबस बनाया है. सो जो 15 कीवर्ड ऑफ द सिलेबस हैं, इसको हमने फर्दर सब डिवाइड कर दिया है इन अप्रोक्सीमेटली 200 सब टॉपिक्स. अब देखते हैं कि आपको क्या करना है. सो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ वन कीवर्ड. सो मैं एग्जांपल लेता हूं लेबर लॉज, और हम लेबर लॉज के अंदर एक सब टॉपिक ले लेते हैं, मे बी आई टेक फैक्ट्रीज एक्ट. अब आप लोग क्या करना है, सबसे पहले आप लोग फॉर दिस सब टॉपिक ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 यू विल कवर दिस थ्रू अवर कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट्स. ये वाली कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट्स आपके घर आएगी कैसे, कोरियर के द्वारा. ठीक है. उसके बाद आपको क्या करना है कि यू विल फॉर दिस पर्टिकुलर कीवर्ड ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट ओनली यू विल गो थ्रू अ वीडियो क्लास. ठीक है. नाउ अब ये वीडियो क्लास आप देख सकते हो मे बी इन अ लाइव क्लास विद द टीचर, या फिर आप रिकॉर्डेड वर्जन भी आप इसको देख सकते हो. बोथ आर इक्वली गुड. ठीक है. अब क्लास में करने का क्या फायदा होगा, वीडियो क्लास में आने से क्या आपको फायदा होगा इन कंपैरिजन टू द बुकलेट. ऑफ कोर्स सबसे पहली बात तो टीचर विल एड इट्स ओन वैल्यू. जैसे कि अगर मैं फैक्ट्रीज एक्ट का इनाम लेता हूं, टीचर माइट टेल यू कि आपको सेक्शन नंबर याद करने का जरूरत नहीं है. टीचर माइट टेल यू कि आपको पेनल्टी के प्रोविजन याद करने का जरूरत नहीं है. टीचर माइट टेल यू कि कैंटीन के प्रोविजन या शेड्यूल्स के नाम याद कर लीजिए, इसका एग्जाम में बार बार सवाल आता है. या फिर अमेंडमेंट्स में, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स में क्या क्या जरूरी चीजें हैं. सो टीचर विल हैव इट्स ओन वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक जो भी आप सब टॉपिक जो भी आप कवर कर रहे हो. बट उसके अलावा वीडियो क्लास में जाने के ना दो फायदे होंगे. नंबर वन कि थिंग्स विल बिकम फास्टर फॉर यू. अगर आप खुद से पढ़ के फैक्ट्रीज एक्ट को 5 घंटे में समझते हो, सो टीचर माइट डू इट इन 2 hours. दिस इज द फर्स्ट वैल्यू. सेकेंड थिंग, टीचर विल आल्सो मेक इट इजियर फॉर यू. स्पेशली बड़े सारे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, जैसे आपके अकाउंटिंग है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, इंडियन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स हैं, लेबर लॉज है, आईआर है. सो जहां जहां कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की नीड है, देयर टीचर विल मेक इट इजियर फॉर यू. सो टीचर 3 वैल्यू क्लास में लेके आएगा. नंबर वन कि कुछ बातें जो टीचर का एक वैल्यू होता है क्लास में ऐड करने का, ये कम करो, ये ज्यादा करो, इसको हटा दो, ये ऐसे कर दो. ठीक है. नंबर टू, टीचर विल मेक इट फास्टर फॉर यू. नंबर थ्री, टीचर विल मेक इट इजियर फॉर यू. ठीक है. सो गाइस अब हमने क्या किया कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के टॉपिक को हमने कवर कर लिया, पहले प्रिंटेड बुकलेट से, और फिर हमने उसको वीडियो क्लास से हमने उसको कवर कर लिया. कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले इस टॉपिक को कवर कर लिया वीडियो क्लास से और उसके बाद हम प्रिंटेड बुकलेट पे चले गए. बोथ आर इक्वली गुड, जैसे ही आपको कंफर्टेबल है यू कैन गो थ्रू आइदर ऑफ दीज मेथड्स. ठीक है. इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप जाओगे ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पर फॉर दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट ओनली. सो हमने क्या किया है कि ऑन द ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म फैक्ट्रीज एक्ट के लिए हमने एक स्पेशल सेक्शनल टेस्ट हम लोगों ने बना दिया. मतलब पूरे सिलेबस के जो 200 मैंने सब टॉपिक बताए हैं, सब के लिए हमने ऐसे सेक्शनल टेस्ट बना दिए हैं, जिसमें 50 सवाल हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, 80 हो सकते हैं. सो टोटल मिला के दीज आर अप्रोक्सीमेटली 14,000 क्वेश्चन. सो फॉर एग्जाम्पल हमने फैक्ट्रीज एक्ट के वहां हमारे हैं 80 क्वेश्चन है. ठीक है. अब गाइस ये जो 80 सवाल है फैक्ट्रीज एक्ट के, ये कोई रैंडम सवाल नहीं, हम लोगों ने क्रिएट करके इकट्ठे करके नहीं रख दिया, ऐसा नहीं है. ये जो सवाल है फैक्ट्रीज एक्ट के 80, एंड दिस गोज फॉर ऑल द सब टॉपिक्स, दिस विल कवर कि पिछले सालों में रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में जितने भी सवाल आए हैं फैक्ट्रीज एक्ट पे, वो सारे इसमें कवर होंगे. किसी भी एग्जाम में, बाय द वे, सिर्फ एपीएफसी और ईओएओ की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम में भी जहां लेबर लॉ आता है उसके सारे सवाल इसमें होंगे. जैसे एक दूसरा टॉपिक लेते हैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड. अब न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में हम लोगों ने सीएपीएफ, सीआईएसएफ, सीडीएस और सीसेट के सवाल भी यूपीएससी के इसके अंदर आपको मिलेंगे, और सारे एक दो नहीं, जितने भी आए हैं अब तक के, कंसीडरिंग की उनमें से जो जो आपके लिए रेलेवेंट है.
ऐसा नहीं है कि सवाल वहां आया तो हमने उसको एकदम रख दिया है, हमने देखा रिलेवेंट है नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सीडीएस के पेपर में सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी आता है, या फिर उसमें सवाल ट्रिग्नोमेट्री का भी आता है। सो उसका हम देखते हैं कि आपके रेलेवेंट है नहीं है, तो उसका हमने हटा दिया है। सो कहने का मतलब क्या है कि ये जो सेक्शनल टेस्ट में जो सवाल हैं, इसमें पिछले सालों के यूपीएससी के किसी भी एग्जाम के, गाइस अगेन कॉन्फिडेंटली आई एम सेइंग, किसी भी एग्जाम के इसमें सारे के सारे सवाल हैं। ठीक है। सो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, कि हमारे स्टूडेंट ही करते हैं, कि मैंने सिर्फ बुकलेट कवर कर लिया या मैंने वीडियो क्लास देख लिया और मैं पेपर देने चला गया। ऐसा मत करना। अगर आप ऐसे करते हो तो हमारे साथ जाना बेकार है। देयर इज नो वैल्यू विच यू आर गेटिंग फ्रॉम अस। आप कुछ भी करो, ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म के एक एक करके सारे सवाल आपको जरूर लगाने हैं। सेकंड थिंग, हर एक सवाल के साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। नॉट ओनली आंसर बट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आपको हर सवाल के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से भी गो थ्रू करना है। सो गाइज, एक बार अब मैंने क्या किया कि जो फैक्ट्रीज एक्ट का सब टॉपिक था, उसको मैंने पहले प्रिंटेड बुकलेट, फिर वीडियो क्लास, और फिर मैंने सेक्शनल टेस्ट से 3 जगह से मैंने इसको कवर कर लिया। दिस इज माय जर्नी फॉर दैट पर्टिकुलर सब टॉपिक। अब ये जर्नी आपको रिपीट करनी है फॉर द एंटायर सिलेबस। 200 जो सब टॉपिक्स मैंने आपको बताए, फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 15 कीवर्ड्स ऑफ द सिलेबस। ठीक है। एक बार जब आप ये 200 के 200 कर लेते हो, उसके बाद यू विल मूव ऑन टू द मॉक टेस्ट, सिलेबस खत्म हो जाने के बाद। अब मॉक टेस्ट का उद्देश्य कुछ नया सिखाना नहीं है आपको। मॉक टेस्ट इज नॉट फॉर लर्निंग। और न ही मॉक टेस्ट का उद्देश्य ये है कि आपने हमारा मॉक टेस्ट दिया तो इसमें से एक्चुअल पेपर में सवाल आ जाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। मॉक टेस्ट का एक छोटा सा लिमिटेड पर्पज है कि एग्जाम वाले दिन के लिए हम टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब चीजें हम अच्छे से समझ जाएं। सीखा पहले चुके हो। मॉक टेस्ट का उद्देश्य, हम लोग आपको 5 मॉक टेस्ट देंगे, लेकिन हमारा ऐसा मानना है अगर आप 2-3 भी कर लोगे उतना ही काफी है। ये हाइजीन फैक्टर सीखने के लिए कि कैसे मुझे अपने आप को हैंडल करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, या मेरा परफॉर्मेंस कैसा था, मोटा मोटा आप ये देखने के लिए ज्यादा मॉक टेस्ट आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा टाइम अपने पास है, go through these 3 components, there you will get the more value than writing the mock test. ठीक है। So guys, इसके अलावा आपने 4 चीजें की। नंबर 1, प्रिंटेड बुकलेट, देन वीडियो क्लास, देन सेक्शनल टेस्ट ऑन द ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म, और फाइनली आपने मॉक टेस्ट लिखे। इसके अलावा आपको कोई दूसरा बुक नहीं छूना है। आपको कोई दूसरा पेपर, दूसरा टेस्ट सीरीज, पिछला पीवाईक्यू, कुछ भी नहीं छूना है। नथिंग एल्स। और हम काफी कॉन्फिडेंटली आपके ये वाली बात बोल रहे हैं। अगर आपने एक बार हमारा सारा सिलेबस खत्म कर लिया है, तब भी आपको इसी को 2 बार, 3 बार, 4 बार रिपीट करना है, कुछ और नहीं करना है। वी टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एग्जाम में सवाल आएंगे। हम पिछले इतने सालों से करते आ रहे हैं। डोंट वरी, अब डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है। अनदर थिंग, इस सारे कोर्स में करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है। और जैसा यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में करंट अफेयर का रिक्वायरमेंट है, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सिविल सर्विसेज बाय द वे, उसी अप्रोच से हम लोगों ने करंट अफेयर ये बनाया है। तो आपको करंट अफेयर के लिए भी कुछ अखबार या कुछ और चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो विल एडवाइज यू कि आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो, बिकॉज कल को आपको इंटरव्यू भी देना है। सो आपको अपना एक ब्रॉड थिंकिंग भी डेवलप करना है अपने इश्यूज को लेकर, करंट अफेयर को लेकर। दैट विल हेल्प यू। बट फ्रॉम रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू आपको करंट अफेयर इज ऑल्सो अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको उसका परवाह करने का नीड नहीं है। सो लेट मी नाउ टेल यू कि आप लोगों को करना क्या है। So go on the website of Human Pietas, go to this link, APFC and EO exam। ठीक है। एक बार आप जब इस पेज पे आओगे, सबसे पहली बात, आप इस पेज को पहली लाइन से आखिरी लाइन तक आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इंक्लूडिंग FAQs। कुछ भी मत छोड़िए। सो गो थ्रू एवरीथिंग बिफोर एनरोलिंग विद अस। अनदर थिंग, गो थ्रू सम ऑफ द सैंपल बुकलेट्स टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने कैसे पूरा कंटेंट बनाया है। सो गो थ्रू सम ऑफ द सैंपल बुकलेट्स। इसके अलावा आपको एक चीज और भी करनी है। आल्सो गो थ्रू सम ऑफ द क्लासेस विच आर गिवन ओवर हेयर। लुक एट दिस सेक्शन, असेस द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन क्लासेस। सो इसमें से हमने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स का, जैसे लेबर लॉज का, डेवलपमेंट इश्यूज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, इनका हमने एक एक करके कुछ क्लास डाल दिया है। तो इसमें से 1-2 क्लास आप चला के भी देख लीजिए कि हम लोग कैसे आपको क्लास में पढ़ाते हैं, एंड वेदर यू आर
liking it or not. ठीक है. So once you have done that and if you feel you are confident with us, आपको वेबसाइट से जाना है and you can pay online and you can enroll with us. ठीक है. If you have any doubt, if you have any doubt, you want to discuss anything, there is a link given in the description below. Click on that link. That link will connect you directly with our team via WhatsApp chat. उस पर आप क्लिक कीजिए, get connected and do let us know whatever you feel like. All the best, guys.